दो बैलों की कथा पार्ट 2 इस प्रकार है। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। अब यहाँ बता रहे हैं कि जब शाम को बैल अपने नई जगह पर पहुंच गए, जो कि झुर्री के साले का घर था, तो वो दिन भर के भूखे थे। और जब उनको चारा डाला गया तो उन्होंने उसमें मुंह न लगाया, क्योंकि उनका दिल भारी हो रहा था। उनको ये था कि मैंने आज तक जिसको अपना घर समझ रखा है, उन्होंने वो आज उनसे छूट गया है, क्योंकि वो झुर्री के घर पर अब नहीं थे। ये नया घर था, नया गांव था, नए आदमी थे। उन्हें वो बेगानों से लग रहे थे, यानी कि उनमें कोई भी अपना आदमी उनको नहीं दिख रहा था, जिनको वो इतने सालों से देख रहे थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले। पगहे होते हैं जो उनकी जो रस्सियां थी, वो उन्होंने तुड़ा ली और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। यहाँ बता रहे हैं कि जब उन्होंने खाना नहीं खाया, कोई चारा नहीं खाया, तो उन्होंने आपस में एक दूसरे की तरफ देखकर ऐसे लग रहा था कि बिना बोले ही कोई सलाह कर ली है कि यहाँ से भाग जाते हैं। एक दूसरे को कनखियों से देखा, यानी कि तिरछी नजरों से देखा और अपनी उन्होंने सलाह कर ली जैसे। और जब सारे लोग गांव में सो गए, तब उन्होंने जोर मार के अपनी रस्सियां तुड़ा ली। और इतनी मजबूत वो रस्सियां थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई इनको तोड़ सकता है। लेकिन फिर भी उनमें इतनी शक्ति आ गई, दुगनी शक्ति आ गई। हालांकि उन्होंने खाना भी नहीं खाया था, कोई चारा भी नहीं खाया था, फिर भी उनमें शक्ति आ गई अपने घर जाने की चाह में। और फिर उन्होंने एक एक झटके में रस्सियां तोड़ दी। झुर्री प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। अब दोनों बैल झुर्री के घर पहुंच गए और जब सुबह झुर्री सोकर उठा तो उसने देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, यानी जहां पर वो बैल को चारा डालता था, जहां बैल रोज खड़े होते थे, वहीं पर अपनी जगह पर जाकर वो खड़े हो गए। दोनों की गर्दनों में आधा आधा ग्राव लटक रहा था। जो रस्सियां थी वो आधी आधी टूटी हुई उनके गले में से लटक रही थी। घुटने तक उनके पांव भी कीचड़ से भरे थे, क्योंकि रात के समय उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि किधर कीचड़ है किधर नहीं। वो बस बेतहाशा दौड़े चले जा रहे थे झुर्री के घर पहुंचने के लिए। और उनकी आंखों में जो है झुर्री के लिए स्नेह भी था और विद्रोह भी था कि हमें क्यों बेच दिया या हमें क्यों दे दिया किसी को। झुर्री बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। अब झुर्री ने देखा कि उसके बैल वापस आ गए, तो वो भी स्नेह से भर चुका था। अपने बैलों को दौड़कर उसने गले लगा लिया और एक दूसरे को वो चुंबन और प्रेमालिंगन करने लगे। ये दृश्य देखने में बहुत ही मनोहर लग रहा था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। अब घर के और गांव के लड़कों ने देखा कि बैल अपने घर वापस आ गए, तो उन्होंने तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत किया। हालांकि गांव में पहले भी ऐसे ही होता होगा कि कोई पशु अपने मालिक के पास वापस आ जाता था जब भी उसे कहीं भेजा जाता था, लेकिन ये घटना फिर भी महत्वपूर्ण थी। और बाल सभा ने, यानी कि सभी बच्चों ने निश्चय किया कि इनको कुछ ना कुछ देना चाहिए, इन बैलों को कुछ ना कुछ अभिनंदन इनका करना चाहिए। तो अपने अपने घर से कोई रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया और कोई भूसी लाया। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूरी से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। तो बच्चे आपस में बात कर रहे थे। कोई कह रहा था कि ऐसे खास बैल किसी के पास ना होंगे जो अपने मालिक के पास लौट आए। दूसरे ने कहा कि हाँ, इतनी दूर से ये देखो अकेले चले आए। तीसरा बोला, नहीं नहीं, ये तो
बैल नहीं है, ये तो उस जन्म के आदमी है, यानी कि पहले जन्म में ये कोई आदमी थे और अब इनको बैल बनना पड़ा, लेकिन फिर भी इनमें बुद्धि आदमी वाली ही है। तो इसका किसी ने भी उत्तर न दिया, किसी ने भी इसका प्रतिवाद न किया, सबने स्वीकार कर ली ये बात। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन भी वहां काम ना किया, भाग खड़े हुए। अब झूरी की जो पत्नी थी उसको बैलों के आने पर अच्छा नहीं लगा, वो जलने लगी। वो बोली देखो कैसे वहां पर काम ना करना पड़े, इसलिए भाग आए, क्योंकि उसकी भाई का घर था वो, और उसके भाई का काम नहीं हुआ तो उसको लगा कि ये बैल बड़े ही नमक हराम हैं, और ये भाग आए हैं वहां से। जूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। अब जूरी को लगा कि ये तो बात गलत है, मेरे बैलों को नमक हराम क्यों कहा है, वहां पर इसको इनको कोई चारा दाना वगैरह नहीं दिया होगा तो बेचारे आ गए, क्या करते। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सब पानी पिला पिला कर रखते हैं। तो जूरी की पत्नी को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो जूरी को बोली कि जैसे तुम ही बैलों को खिलाना जानते हो, बाकी तो सब पानी पिलाकर रखते हैं, उनको चारा नहीं खिलाते बाकी लोग। जूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। अब जूरी का ये तर्क था कि अगर उनको चारा मिलता तो वो क्यों भागते, उनको चारा नहीं दिया होगा तभी वो भागे हैं। स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। अब उसकी स्त्री चिढ़ गई और वो झूरी को बोली कि वहां पर अगर इनको खिलाते हैं तो फिर काम भी करते हैं मेरे भाई लोग, और तुम जैसे बुद्धू नहीं है वो जो बैलों को सहलाते रहे, और वहां पर इनको सहलाया नहीं होगा तो ये भाग खड़े हुए, और ये कामचोर भी हैं। अब उसने कहा कि मैं इनको कुछ भी नहीं दूंगी, या सूखा भूसा ही दूंगी, अगर खाना है तो खाए नहीं तो नहीं खाए। और फिर वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। अब यही बात हुई जो उसकी पत्नी ने कह दिया कि मैं सूखा भूसा दूंगी, तो जो मजदूर था जो बैलों को चारा डालता था उसको भी कह दिया गया अच्छे से कि भाई बैलों को सूखा भूसा ही देना है। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाए। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। अब बैलों ने जब चारे वाले जो बना होता है उनका नांद, उसमें मुंह डाला तो सब उनको फीका फीका लगा। सूखा भूसा बैल बेचारे कैसे खाएं, न कोई चिकनाहट थी न कोई रस था, अब वो कैसे खाएं। अब वो आशा भरी आंखों से बाहर द्वार की तरफ देखने लगे कि कोई आकर उनको अच्छी चीज खाने को दे देगा। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे। अब झूरी का तो दिल दुख रहा था कि बैलों को खली नहीं दे रहे हैं, तो उसने मजूर से कहा कि थोड़ी सी खली डाल दे बे, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। तो मजदूर बोला कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, मालकिन ने मना किया है इसलिए मैं तो नहीं डालूंगा, नहीं तो मालकिन मुझे मार डालेगी। तो झूरी बोला चुरा कर डाला। तो झूरी को लगा कि थोड़ा सा चुरा कर डाल देंगे, पता क्या चलता है। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी ही कहोगे। तो वो मजदूर बोला कि नहीं नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, बाद में जब मैं पकड़ा जाऊंगा तो तुम उनकी साइड हो जाओगे, यानी कि झूरी की पत्नी की साइड झूरी हो जाएगा और मजदूर को डांट पड़ेगी। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। पिछली बार झूरी का साला बैलों को ऐसे ही ले गया था तो बैलों ने रास्ते में बहुत ही परेशान किया था, कोई किस तरफ जा रहा था कोई किस तरफ। तो अब की बार झूरी के साले ने उनको गाड़ी में जोत लिया और गाड़ी में बैठकर उनको ले जाने लगा। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज्यादा सहनशील था। अब की बार झूरी का साला फिर से उनको गाड़ी में जोत कर ले जा रहा था, तो बैलों का मन नहीं था जाने का, तो मोती ने उस गाड़ी को खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने उसको संभाल लिया। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों को खली चुनी सब कुछ दी। अब झुर्री के साले ने घर पहुंचकर उनको मोटी रस्सियों से बांध दिया, क्योंकि पिछली बार उन्होंने रस्सियां तुड़वा ली थी, और अब की बार
झुर्री के साले ने उनको फिर से सूखा भूसा जो है वो डाल दिया और अपने जो 2 बैल थे उनको खली और चूनी सब कुछ दी, यानी कि रस चिकनाहट वाली जो चीजें होती हैं वो उनको दी, अपने बैलों को दी और इनको कुछ नहीं दिया, इनको सिर्फ सूखा भूसा दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झुर्री इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था, उसकी टिटकार पर ही दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। अब यहाँ बता रहे हैं कि बैलों को जब खाने को सूखा भूसा मिला और दूसरे बैलों को चुनी खली सब मिली, तो उनको लगा कि उनका अपमान हो रहा है ये तो, और उनको झुर्री की याद आने लगी कि झुर्री ने तो कभी उनको फूल की छड़ी से भी न मारा था, फूल की छड़ी से भी ना छुआ था, और यहाँ पर मार भी पड़ी और इनका सम्मान भी आहत हुआ। उनको जो इनकी बेइज्जती भी हुई कि इनको कुछ नहीं दिया और दूसरे बैलों को दिया, तो उनको बड़ा ही दुख हो रहा था और ऊपर से सूखा भूसा मिला, वो दुख तो था ही। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई। अब इन्होंने सूखा भूसा देखकर नांद की तरफ फिर से आंख न उठाई, यानी कि ये खाने के लिए नहीं खड़े हुए। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। अब अगले दिन गया ने बैलों को जब हल में जोता तो दोनों जाने के लिए तैयार नहीं थे, दोनों ने पाँव भी नहीं उठाया। तो जो झुर्री का साला था गया, उसने बहुत मारा और हीरा की नाक पर भी बहुत डंडे मारे, तो मोती को गुस्सा आ गया और वो सब कुछ लेकर भागने लगा। हल और जो जुआ था, रस्सी थी, जो था, सब टूट टाट कर उनके बिखर गए, और उनके अगर गले में रस्सियां ना होती तो वो दोनों पकड़ में भी ना आते, यानी कि भाग जाते। इस तरह से उन्होंने सारा सामान तोड़ ताड़ कर बिखार दिया। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। तो दोनों बैल जैसे आपस में बात कर रहे थे। हीरा कह रहा था कि भागना नहीं चाहिए, भागना व्यर्थ है क्योंकि पकड़े तो जाएंगे ही, और मोती कह रहा था कि इसने तो तुम्हारी जान ही ले ली क्योंकि इसने तुम्हारी नाक पर बहुत डंडे मारे। तो वो बोला कि अब बड़ी मार पड़ेगी। हीरा को लग रहा था कि अब हम भागने जा रहे थे और हमने सामान तोड़ दिया तो अब ज़्यादा मार पड़ेगी। तो मोती बोला कि पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। फिर हीरा बोला, गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। तो मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा मैं भी। तो हीरा ने उसको समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ। तो मोती बोला, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा ही दूंगा। तो हीरा बोला, नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलत है। मोती ने सोच लिया था कि अब गया अगर लाठियां लेकर 2 आदमियों को लेकर आ रहा है तो मैं भी, अगर उसने मुझे मारा तो मैं भी मारूंगा। लेकिन हीरा उसको बराबर समझाता रहा कि ये हमारा धर्म नहीं है, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। लेकिन मोती ने तो सोच रखा था कि अगर गया उसको मारेगा तो वो भी मारेगा, और ये बात गया को भी समझ में आ गई थी कि अगर वो मोती को मारेगा तो मोती के तेवर इस प्रकार के थे कि वो उसको भी पलट कर वार कर सकता था। इसलिए गया ने उसको कुछ नहीं कहा और उन्होंने सोचा कि ये वक्त टाल देना ही सही है, अभी मार का वक्त नहीं है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। तो फिर से उनको सूखा भूसा डाल दिया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे, लेकिन उन्होंने सूखा भूसा नहीं खाया। उसी वक्त उस घर में एक छोटी सी लड़की थी। वो 2 रोटियां लेकर निकली और उन दोनों बैलों के
मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या मिटनी थी, क्योंकि एक रोटी और इतना बड़ा बैल का शरीर, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया था। उनको लगा कि कोई तो प्यार करने वाला है यहाँ पर, कोई तो सज्जन है जो अच्छा आदमी है, कोई तो है यहाँ पर। इतने जो इनको सूखा भूसा दे रहे हैं और जो मार रहे हैं लोग, उन लोगों के बीच में कोई तो अच्छा इंसान है। लड़की जो थी वो भैरव की थी, यानी कि गया के भाई की थी, और उसकी माँ जो है वो मर चुकी थी और सौतेली माँ उसको मारती रहती थी। इसलिए उसको उन बैलों से सहानुभूति हो गई थी, क्योंकि बैलों को भी मार पड़ती थी और उसे भी मार पड़ती थी, तो इसलिए उस लड़की की बैलों के साथ आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। अब आगे बता रहे हैं कि वो दिन भर उनको हल में जोता जाता, डंडे भी पड़ते रहते, वो अड़ते भी कि नहीं काम करेंगे, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा बहुत काम करना पड़ता। शाम को उनको थान पर बांध दिया जाता, जहाँ पर उनको चारा डाला जाता था, जो सूखा भूसा, और फिर वो बालिका, वो घर में रहने वाली छोटी लड़की, उनको 2 रोटियां आकर खिला जाती। रोज यही क्रम चल रहा था। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। अब ये बालिका जो है, छोटी बच्ची, उसको 2 रोटियां दे जाती थी, तो वो थोड़ा थोड़ा भूसा खाकर और ये 2 रोटियां खाकर इस प्रेम के कारण ही वो जो है वो दुर्बल नहीं होते थे, और इन 2 रोटियों का जो प्रेम मिल जाता था उनको, उसके कारण वो दुर्बल नहीं होते थे, मगर उनकी आंखों में विद्रोह भरा हुआ था, उनके रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। वो वहां से भाग जाना चाहते थे। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। तो हीरा बोला कि क्या करना चाहते हो? तो मोती बोला, एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। तो हीरा बोला कि लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसकी लड़की है, जो इस घर का मालिक है, वह बेचारी अनाथ न हो जाएगी। तो मोती बोला, तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। फिर हीरा बोला, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। तो मोती बोला, तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चलें? तो हीरा बोला, हाँ यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? तो मोती बोला, इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। तो ये दोनों बैल वहां से भागने की प्लानिंग करने लगे, वहां से भागने की सलाह करने लगे। मोती जो था वो मार कर भाग जाना चाहता था किसी को, जो मालिक है उसको, लेकिन हीरा ने मना कर दिया कि मालिक या मालकिन को मारोगे तो वो बेचारी प्यारी लड़की है, वो अनाथ हो जाएगी। तो इस तरह से जो मोती है वो कुछ भी करने को कहता, हीरा मना कर देता, लेकिन भागने के लिए वो कहता कि चलो रस्सियां तोड़कर भाग जाते हैं। तो हीरा ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, रस्सियां तो तोड़ देंगे, लेकिन इतनी मोटी रस्सियां टूटेगी कैसे? तो वो बोला कि ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा चबाते रहते हैं, फिर ये एक झटके में टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी, बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। अब रात को जब सब सो गए, वो बालिका भी उनको रोटियां खिलाकर चली गई, तो दोनों ने जो प्लानिंग की थी कि ठीक है, रस्सियों को चबाएंगे, रस्सियां कमजोर हो जाएंगी और उसके बाद हम भाग जाएंगे। लेकिन क्या है, रस्सियां बहुत ही मोटी थी और वो उनके मुंह में ही नहीं आ रही थी, तो बार बार वो बेचारे जोर लगाकर कोशिश करते, लेकिन रह जाते थे, वो काम उनसे हो नहीं रहा था। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। अब ये रस्सियां तो इनसे टूट नहीं रही थी, तो अचानक उन्होंने देखा कि घर का जो दरवाजा है वो खुल गया है और वही छोटी लड़की निकलकर बाहर आ रही है, और वो दोनों सिर झुकाकर और उसका हाथ चाटने लगे, और दोनों की पूंछें भी खड़ी हो गई, यानी कि उनको अच्छा लगा कि ये छोटी लड़की आ गई। वो और उस छोटी लड़की ने भी इनके माथे सहलाए और बोली कि मैं तुम्हारी रस्सियां खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ के जो घर के लोग हैं वो तुम्हें मार ही डालेंगे। क्योंकि उनको रोज मार पड़ती थी, बालिका को पता था, उस छोटी लड़की को, कि इनको रोज मार पड़ती है, इस तरह से तो ये मर जाएंगे। और फिर उस लड़की ने
जो उनके जो रस्सियाँ थी वो खोल दी और बताया कि आज घर में ये सलाह भी हो रही है कि तुम्हारी नाकों में नाथ डाल दी जाएगी, यानी कि नकेल डाल दी जाएगी, जिससे कि तुम कभी भी भाग नहीं पाओगे। तो उस लड़की का दिल पसीजा और उसने उस उनके ग्राव खोल दिए। अब पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। वो भागना नहीं चाहते थे क्योंकि लड़की ने खोला है और लड़की पर आफत आ जाएगी अगर वो भाग जाएंगे तो। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? अब मोती जो है वो भागना चाहता था, लेकिन हीरा जा नहीं रहा था, तो मोती भी वहीं खड़ा था। तो मोती हीरा से पूछने लगा अपनी भाषा में कि अब यहाँ से चलते क्यों नहीं? तो हीरा बोला, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। इसके बाद हीरा ने बताया कि अगर हम भाग जाएंगे तो इस पर आफत आ जाएगी, सुबह सभी लोग इस पर शक करेंगे कि इसने खोल दिया है। इतने में ही वो बालिका जोर जोर से बोलने लगी, घर वालों को उसने जो है बताना शुरू कर दिया कि बैल भाग रहे हैं, बैल भाग रहे हैं। यानी कि उसकी प्लानिंग थी कि वो खुद ही खोल देगी और खुद ही ये कह देगी, तो उस पर शक नहीं होगा कि भाग रहे हैं बैल। अब बैलों को ये बात समझ में आ गई और बैल भी भागने लगे। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। जब वो लड़की शोर मचाने लगी तो गया अंदर से आया हड़बड़ाकर। उसने देखा कि बैल भागे चले जा रहे हैं, तो वो उनका पीछा करने लगा और बैल जो है वो और भी तेज दौड़ने लगे। गया ने फिर शोर मचाया, गांव के कुछ लोगों को साथ लेने के लिए वो वापस लौट गया। तो दोनों बैलों को भागने का मौका मिल गया और वो सीधे दौड़ते चले गए। उनको ये तक याद नहीं रहा कि हम कौन से रास्ते पर भाग रहे हैं, बस भागते गए। और जो उनका परिचित मार्ग था वो भी उन्हें नहीं पता चला, यानी कि जिस मार्ग से उनको झुरी के घर जाना चाहिए था वो मार्ग उनको नहीं मिला और वो नए नए गांव में जाने लगे आगे से आगे। और फिर दोनों ने एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचा कि अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। यानी कि हीरा को लगा कि अब तो हम लगता है रास्ता भूल गए। तो मोती बोला कि तुम भी तो बेतहाशा भागे थे, वहीं उसे मार गिराना था। मोती को तो बस ये था कि मार देते तो बच जाते, उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। तो हीरा ने उसको समझाया कि अगर हम उसको मारते तो दुनिया क्या कहती, अगर वो लोग अपना धर्म छोड़ दें, हमें मारें, तो क्या हम भी उनको मारें, हम भी अपना धर्म छोड़ दें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह रह कर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। अब दोनों को भूख तो लगी रही थी और खेत में मटर की फसल खड़ी थी, तो वो दोनों खेत में घुसकर मटर की फसल को चरने लगे और ध्यान देते रहे कि कोई आ तो नहीं रहा बीच बीच में। इसी के साथ ही ये पार्ट समाप्त होता है। बाकी की वीडियो अगले पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।